नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। जिला परिषद की बैठक में विकास कार्यों को लेकर शुक्रवार को विचार मंथन किया गया। बैठक में एडीसी श्री मनोज दलाल विशेष रूप से उपस्थित रहे व जिले के सभी 22 वार्ड्स में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। वहीं उन्होंने कहा कि लंबे अरसे से ठप पड़े मनरेगा का कार्य भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। बैठक में एडीसी मनोज दलाल उपस्थित रहे व जिले के सभी 22 वार्डों के कार्यों का मंथन हुआ। पहली बैठक में मनरेगा गलियों और सड़कों के निर्माण के साथ साथ गांव के विकास की योजनाएं तैयार की गई। वहीं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त ग्रांट वितरण को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में जिला परिषद की चेयरपर्सन अनीता मलिक की अध्यक्षता में जिले भर के 22 वार्डों के जिला पार्षद शामिल हुए व उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड के विकास के कार्यों के लिए ग्रांट भी बांटी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला परिषद कार्यकारिणी की बैठक से पहले चंडीगढ़ मुख्यालय में भी बैठक हो चुकी है। इसमें गांव, वार्ड और इलाकों के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे अरसे से गांव में ठप पड़े मनरेगा का काम भी फिर से शुरू हो पाएगा तथा मनरेगा के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं में भी गांव का विकास संभव होगा। इतना ही नहीं, लंबे अरसे से खस्ताहाल गांव की गलियां और सड़कों के लिए भी ग्रांट वितरण के बाद गाँव के काम शुरू करा दिए जाएंगे। सबसे पहले आपके सभी के दर्शकों को मेरा प्रणाम, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। आज जिला परिषद की जो जिला पार्षदों की पहली बैठक थी वो हमारी जो जिला प्रमुख हैं अनीता जी मलिक के अध्यक्षता में रही है। कुल मिलाकर के 22 पार्षद हैं, जिसमें से 20 पार्षदों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया है और जो अधिकारी साथी हैं वो सभी एचओडीज भी इसमें शामिल रहे हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बातचीत रही है। और इसमें ये फैसला लिया गया है कि जो सरकार ने 15वें वित्त आयोग का जो पैसा दिया है जिला परिषदों को, उसके प्रस्ताव लिए जाएं और जल्दी से जल्दी उनके ऊपर काम प्रारंभ किया जाए। दूसरा, इसमें ये प्रस्ताव भी पारित किया गया है कि जो सरपंची सरकार के विरोध में हैं, सभी सदन ने ये फैसला किया है कि सारे पार्षद अपने अपने वार्ड के सभी सरपंचों से रूबरू होंगे, उनको मनाने का प्रयास करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे कि ये सरकार का सही फैसला है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख से ऊपर के या 2 लाख से नीचे के प्रस्ताव वहाँ से पारित करके आगे बढ़ना है। इसमें ये भी चर्चा हुई है कि मनरेगा की जो एक्शन प्लान है उसको भी अप्रूव किया गया है और ये भी सभी पार्षदों से अनुरोध किया गया है कि वो अपने अपने जो वार्ड्स के गाँव हैं उनमें मनरेगा के ज़्यादा से ज़्यादा कामों को आइडेंटिफाई करें और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्ताव लेकर के आएँ और ताकि मनरेगा के काम को भी स्पीड अप किया जा सके, क्योंकि अभी तक 91 गांव ऐसे हैं जहां मनरेगा का काम प्रारंभ नहीं हो पाया था। तो इसमें भी सदन ने सहमति जताई है कि वो इस काम को भी सदन करने वाला है। देखिए, जो 22 के 22 पार्षद हैं वो सभी मीटिंग में पहुँचे हैं और साथ में अधिकारी भी थे। हमारी मीटिंग बहुत अच्छी हुई, सब ने अपनी राय रखी और हम सब ने उनकी सभी बातें सुनी हैं और जो भी उनके एरियाज में काम होंगे 22 के 22 सभी कामों को हम सभी पार्षद का जो एरियाज है समान भाव से हर एक काम को करवाने की पूरी ये कहते हैं भी अपनी तरफ से हर एक बात का ध्यान रखें। में जितने भी गांव है ना उनमें जाकर मीटिंग करेंगे, जो भी समस्या होगी उनको सोल्व करने का काम करेंगे। मुख्य रूप पानी की है, बिजली की, गली नालियों की, कितने वाटर कूलर की कर दी हैं और ये लाइब्रेरी की, मनरेगा वगैरह की जी, कोई राशन कार्ड की कर देता है जी, राशन कार्ड के हमारा। भिवानी के बारवास गांव की बणी में जली हुई बोलेरो गाड़ी में मिले 2 जले हुए शवों के मामले में पहचान हो गई है। दोनों ही मृतक व्यक्ति राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव घाटमिका के निवासी थे। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों की पहचान कर ली है और विस्तृत रूप से राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर जांच भी शुरू कर दी है।
वहीं जब बारवास गांव के लोगों ने खेत में जली हुई गाड़ी की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस तुरंत जांच में जुट गई तथा इस गाड़ी में सवार दोनों व्यक्तियों की पहचान जुनैद व नासिर के तौर पर की गई है, जो भरतपुर जिला के गांव घाटमिका के निवासी थे। ये दोनों पेशे से ड्राइवरी का कार्य करते थे तथा इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट इनके परिजनों ने बुधवार को दर्ज करवाई हुई थी। इसी के आधार पर इनकी पहचान हो पाई है। गुमशुदगी के 24 घंटे बाद लगभग 200 किलोमीटर दूर भिवानी जिले के गाँव बारवास की बणी में इन दोनों व्यक्तियों के शव पाए गए। मामले की जांच के बाद राजस्थान के भरतपुर पुलिस को भिवानी बुलाया गया, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने जले हुए शवों का पोस्टमार्टम कर उन्हें पॉलिथीन में लपेटकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को शव सौंप दिए तथा जांच के लिए बोलेरो गाड़ी को क्रेन के माध्यम से उठाकर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया है। हमें 16 तारीख की सुबह एक सूचना मिली थी कि एक बोलेरो गाड़ी जो जली हुई अवस्था में बारवास गांव जो भिवानी महेंद्रगढ़ की बॉर्डर पे और राजस्थान बॉर्डर के नज़दीक है, वहाँ पे एक जली अवस्था में बोलेरो मिली है और उसमें 2 शव कंकाल भी इसके साथ में मिले हैं। हमारी टीम को सूचना पड़ने के उपरांत वहाँ की टीम पहुंची थी। वहाँ के डीएसपी लोहारू के नेतृत्व में हमारी क्राइम की टीम और एफएसएल की टीम वहाँ पे पहुंची। उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और उसके आसपास एरिया में सर्च अभियान चलाया गया। गाड़ी में देखा गया कि 2 शव मिले थे, एक सामने की सीट पे लेफ्ट साइड में और एक पीछे की सीट पे शव था। वो पूरी जली हुई अवस्था में था। गाड़ी पे कोई नंबर प्लेट और कोई भी निशान नहीं था। एफएसएल की टीम ने वहां जाके उस गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर निकाला। उसको देखने के उपरांत हमें ये ज्ञात हुआ कि ये गाड़ी हसीन खान नाम से एक व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड थी। उनका नंबर लेके उनसे कांटेक्ट किया गया। उन्होंने बताया कि ये गाड़ी उन्होंने नासिर नाम के व्यक्ति को चलाने के लिए दी थी, क्योंकि इसमें कुछ खराबी थी, उनको चलाने के लिए दे रखी थी। उस गाड़ी के मालिक से संपर्क करने की कोशिश की गई, तब उन्होंने बताया कि इस संबंध में 2 युवकों के अपहरण के बारे में और उनके मारपीट के बारे में एक एफआईआर गोपालगढ़ थाने में 16 तारीख की अल सुबह 15-16 तारीख की रात को एक दर्ज है। वो सूचना मिलने पे वहाँ की लोकल पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई और वहाँ से पुलिस स्टेशन की टीम है वो यहाँ पे उनके परिवारजनों को लेके आई है और कल इनका वहाँ पे पोस्टमार्टम कराया गया। डीएनए सैंपल प्रिजर्व किए गए, क्योंकि एफआईआर पहले ही राजस्थान में गोपालगढ़ थाने में रजिस्टर हो चुकी थी, इसलिए वहाँ की सारी कार्रवाई वहाँ से की जा रही है और हमारी टीमें लगातार राजस्थान पुलिस के संपर्क में है और उनको सारी सहायता हमारी तरफ से दी। ये एफआईआर पहले ही ये हमारे संज्ञान में आने से पूर्व ही एफआईआर इसमें दर्ज हो चुकी थी और राजस्थान में गोपालगढ़ थाने में पहले ही दर्ज हो चुकी थी। उसमें जो ये मृतक है उनकी पहचान नासिर और जुनैद नाम से, जो कि घाटमिका गांव गोपालगढ़ थाने के अंदर भरतपुर जिले के अंदर है, उनकी पहचान हुई थी। उसमें उन्होंने जो एफआईआर है जिनकी प्रति हमें मिली है उसमें जरूर 5 युवकों पे आरोप लगाए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये सब कुछ क्लियर होगा कि कौन अपराधी थे, क्या उनका मकसद नहीं। उसके बारे में जो जानकारी है ये हमारे भिवानी पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में सारी जांच के दौरान जो राजस्थान पुलिस की जो कार्रवाई है उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्लियर होगा, क्योंकि जो भी एलिगेशंस है जो भी है उनकी सारी कंप्लीट डिटेल में ट्रांसपेरेंट तरीके से जो जांच होगी उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। छोटी काशी के नाम से जानी जाने वाले भिवानी में महाशिवरात्रि पर्व पर विशेष चहल पहल रहेगी। स्थानीय जोगीवाला मंदिर में इस दिन भगवान शिव का विशेष जलाभिषेक होता है और कावड़ भी चढ़ाई जाती है। देवों के देव महादेव भगवान शिव से जुड़े महाशिवरात्रि त्योहार को लेकर छोटी काशी भिवानी के लोगों में बड़ी श्रद्धा है तथा भिवानी के सबसे बड़े शिव मंदिर जोगीवाला मंदिर में भगवान शिव को विशेष जलाभिषेक व कांवर चढ़ती है। वहीं जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि भिवानी का जोगीवाला मंदिर करीबन 300 वर्ष पुराना है। वे बाबा मस्तनाथ के शिष्य बाबा मेहुनाथ ने इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की थी। इसके पीछे कहानी का जिक्र करते हुए महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि 300 वर्ष पहले एक गाड़ीवान भगवान शिव की मूर्ति को बाहर से लाकर जींद के लिए ले जा रहा था। रात्रि विश्राम के लिए जोगीवाला मंदिर में ठहरे गाड़ीवान जब सुबह चलने लगे तो गाड़ी धंस गई तथा नहीं चल पाई। इस पर बाबा मेहुनाथ ने गाड़ीवान से प्रार्थना कर इस मूर्ति को यहीं पर स्थापित करवा लिया। शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि भगवान शिव की आराधना नित्य नियम से तन मन से की जाती है। संसार में भगवान शिव के आदि अनादि रूप की पूजा चरणामृत से की जाती है। श्रद्धा भाव से चरणामृत से शिवलिंग का मृदन किया जाता है। उसके बाद बेलपत्र, धूपा व ओम नमो शिवाय मंत्र से धूप दीप के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं भिवानी निवासी मेहुल शराफ ने बताया कि भगवान शिव हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करते हैं तथा शिवरात्रि के पर्व पर देश भर में भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं की मनोकामना भी पूर्ण होती है। शिव आदि अनादि हैं, ओमकार स्वरूप जिसको हम मानते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका उत्पत्ति हुई है, तो
जो पूरा ही ये सृष्टि का ब्रह्मांड है, जो ओम का स्वरूप में है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही हमारे पूर्ण रूप से भगवान हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, पालन करने के लिए और संहार करने के लिए तीनों ही देवता। उनमें सर्वप्रथम भगवान शिव ही आदि अनादि माने गए। भगवान शिव कण कण के मन में विराजमान है। भगवान शिव आदि अनादि हैं। भगवान शिव को ही पूर्ण रूप से माना गया है कि जो हम आज शिवलिंग की जो पूजा की जाती है, भगवान शिव का जो हम शिवलिंग के रूप में मानते हैं, ये एक लिंग जिसको हम शारीरिक लिंग में, वो लिंग नहीं है, इसमें ही भगवान शिव प्रकट हुए थे और इसी में लय होता है। सृष्टि की उत्पत्ति भी इसी से होती है, लय भी इसी में होती है। इसलिए भगवान विष्णु का पालन करना है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और भगवान शिव में संहार जो होता है, सृष्टि का प्रलय होने के बाद में इसी में लय होती है, इसी में प्रकट होती है। इसलिए शिव की पूजा माने गए थे। भगवान शिव को आदि अनादि हैं, तो उनको निराकार और साकार रूप दोनों में माने जाते थे। शिवलिंग को रूप में भगवान शिव का सर्वपूर्ण माना गया है, इसी में प्रकट होते हैं, इसीलिए शिवलिंग की पूजा होती है। और शिवलिंग आदि अनादि है, तो भगवान शिव उसमें से प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा की जाती है। और भगवान शिव को पूर्ण रूप से जो आराधित होते हैं, उनको किसी द्रव्य की, किसी चीज की इच्छा नहीं होती, लेकिन हमारे संसारिक रूप में हम पूजा पद्धति के उस समय में सात्विकता के इस्लाम में जो हम सांस्कृतिक विधि विधान से जिस प्रकार सिंपल साधारण भगवान शिव को सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करके उसके बाद शिव की पूजा है, उसमें गंगा जल का विशिष्ट प्रधान माना गया कि गंगा जल का अभिषेक किया जाता है। फिर गंगा जल अभिषेक करके दूध का, फिर दही का, फिर चन्नामृत का, फिर शहद का, ये पंच तत्व जो पंच चीज़ें हैं, पांचों चीज़ें हैं उनकी हमारी, उनकी पूजा करके फिर उसके बाद में भगवान शिव को बेल पत्र का हो जाता है। जो बेल पत्र भी का ही स्वरूप में भगवान शिव को आदि अनादि से चढ़ाते आ रहे हैं, तो उसका भी एक शांति का स्वरूप है। भगवान को जल चढ़ाने का भी, क्योंकि भगवान शिव शांत रूप को महसूस करते हैं और ध्यान में, इसलिए वो शांति के प्रतीक है और उसी के रूप में शिवलिंग को मान करके इसे पूजा करते हैं। उसमें हमारा शिव का पूर्ण रूप से तो काफ़ी वर्षों से कहते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के ओर से और कम से कम 300 वर्ष पुराना भगवान शिव का मंदिर है। क्योंकि यहाँ बाबा मेहुनाथ जी, बाबा मस्तनाथ जी के शिष्य हैं, जो अस्थल बोर गद्दी जो हमारी है, उनके सर्वप्रथम बाबा मस्तनाथ जी, उनके शिष्य, वो 300 साल पहले यहाँ आए हुए थे, तो उससे कम से कम 300 साल पुराना है। तो सर मान्यता, जो शिव की मान्यता है, किस प्रकार? भगवान शिव की बाबा मेहुनाथ जी की तपस्थली रही है, तो ये भगवान शिव को शंभु रूप में मानते हैं, क्योंकि ये मूर्ति जो भगवान शिव की है, उस टाइम यहाँ रास्ते नहीं थे और ये शहर से बाहर था आश्रम। ये मूर्ति जींद की तरफ किसी जगह एक मंदिर बनाया जाए उसके लिए लाई गई थी। तो रात को जैसे भी वो बड़द गाड़ी में लाया था, उन दिनों में बस वगैरह, ट्रक वगैरह, मोटर वगैरह चली नहीं थी, तो बड़द गाड़ियों में ही लेकर के इनको आए थे। तो बड़द गाड़ी वाले रात को यहाँ बाबा मेहुनाथ जी के यहाँ जिस आश्रम में तपस्वी बैठे थे, उस टाइम वो रात को यहाँ विश्राम किया और रात को ठहरे। सवेरे जब उठ के चलने लगे, जब भगवान शिव की जो मूर्ति है, बाबा मेहुनाथ जी क्योंकि इतने तपस्वी थे पूर्ण रूप से, तो उन्होंने ध्यान में रात को जो किया, तो भगवान शिव की कामना की यहीं रहें। तो जैसे ही वो सवेरे उठ के चलने लगे और कहने लगे कि जी हम चलते हैं गुरुजी, तो बाबा मेहुनाथ जी ने कहा कि भी चलो तुम तो जाओ, लेकिन भगवान शिव की तो इच्छा यहीं की है। तो जैसे ही उन्होंने बड़द गाड़ी जोड़ी तो यहाँ वो रेत में बिल्कुल गाड़ी धस गई और काफ़ी कोशिश करने का बाद में भी नहीं निकली। तो उसके बाद वो कहने लगे, बोले बाबा जी हम तो नौकर हैं और इसको लाए हैं, तो बनाने वाला मंदिर तो जिंदगी की तरफ है, तो भगवान शिव की मूर्ति आपके लिए और ला देंगे। वो कहने लगे कि मैं क्या कर सकूँ, भगवान की इच्छा ही है कि तो दूध है, दही है, जल है और घी है, शहद है, ये और शक्कर, इन पांचों चीज़ों को मिला करके पहले एक एक चीज़ से, फिर पांचों तरह से, फिर गंगा जल से इनका अभिषेक किया जाता है। उसके बाद में नित्य नियम से, उनकी विधि विधान से
आग दूरा जैसे उनको जो चढ़ाने का विधान है कि घनी द्रव्य चीज घनी उसको भी भगवान शिव को नहीं, क्योंकि भगवान शिव का भोला रूप माना गया है। भगवान शिव आदि अनादि तो वो मन से और तन और की पवित्र करके जो आराधना करके भगवान शिव को जिस भी प्रकार से उसको अर्पण करता है उसको समझा देते हैं। भगवान शिव राक्षसों ने भी जब तपस्या किया है तो उनको भी वरदान दिया है, इसलिए भगवान शिव देवों के देव महादेव कहा गए हैं। इन्होंने देव और दानों दोनों की तपस्या को स्वीकार किया है और उनको वरदान भी दिया है। आज जो जीवन में पूर्ण रूप से पूरे संसार में यदि शिव की पूजा है तो आदि अनादि के रूप में है, इसीलिए भगवान शिव को भोला का रूप में मानते हैं। शिव ओडरदानी भी हैं, शिव सर्वस्व हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समूह एक को भी भगवान शिव के रूप में। नाम? मैं मेहुल सराफ जी। मैं भिवानी का वासी हूँ। मैं यहाँ बचपन से इस मंदिर में आ रहा हूँ। यहाँ कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो उनकी पूर्ण रूप से पूरी होती है और यह सिद्ध मंदिर है। शिव भगवान जी के लिए इस मंदिर को जाना जाता है। यहाँ हर व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है और यह मंदिर में कावड़ भी बहुत आती है और यह मंदिर करीब 200-300 साल पुराना मंदिर है। मंडे को भीड़ होती है बहुत यहाँ मंडे को सबसे ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि सोमवार को शिव जी भगवान जी का बहुत नंबर ही नहीं आता, दिन माना जाता है। साउंड को तो नंबर ही नहीं आता और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लाखों की तादाद में होती है और आप भी मत्था टेकने के लिए आपकी मैं मन्नत भी पूरी मत्था टेकने के लिए यहाँ पे डेली आता सबकी हूँ। मनोकामना पूरी होती है। मेरी आप सबसे अनुरोध है कि आप भी आए और अपनी इच्छा यहाँ प्रकट करें और आपकी भी पूर्ण रूप से पूरी होगी। नन्हे मुन्ने बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार और धार्मिक ग्रंथों की जानकारी देकर बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। यह कहना था नोएडा से विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे टीआईटी स्कूल इंग्लिश मीडियम विंग में अनिल शर्मा का। विद्यालय में नर्सरी व केजी के बच्चों के लिए रामायण पर आधारित प्रश्नोत्तरी देखकर अभिभावक भी भाव विभोर हो गए। प्रतियोगिता में कक्षा नर्सरी व केजी के विद्यार्थियों ने भाग लिया। बहुत ही प्यारे प्यारे और छोटे छोटे सभी विद्यार्थी इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे थे। सभी नन्हे मुन्ने इस जोश के साथ बैठे हुए थे कि कब उनसे प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न का सही उत्तर देकर कब वह पुरस्कार प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर आए हुए अभिभावकों ने कहा कि इस तरह की धार्मिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहना चाहिए ताकि बच्चों में बचपन से ही संस्कार विकसित हो और वह जब बड़े हों तो एक अच्छे नागरिक बने। वहीं इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में नोएडा से अनिल शर्मा एवं पूजा शर्मा विद्यालय में पहुंचे और बच्चों में रामायण प्रतियोगिता के प्रति उत्साह देकर भाव विभोर हो गए। इस तरह के कार्यों के लिए उन्होंने विद्यालय अध्यापकों एवं बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर विद्यालय प्रभारी श्रीमती सरिता शर्मा ने बच्चों को अनेक धार्मिक कहानियां सुनाई और बच्चों को बताया कि एक शिक्षित व्यक्ति से एक अच्छा संस्कारी व्यक्ति होता है और अगर हम धर्म से जुड़े रहेंगे तो न केवल हमारी संस्कृति का बचाव कर पाएंगे अपितु हम एक सफल नागरिक भी बन पाएंगे। रैपिड राउंड के लिए मैं लॉ टीम से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और वो उनके लगातार उत्तर देंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निधि देगी इसका आंसर। राम जी के कितने भाई थे? 3। वेरी गुड। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। वेरी गुड। राम जी की पत्नी का क्या नाम था? सीता। वेरी गुड। 3 लव में कितने कांड है? 7। वेरी गुड। ये यहाँ से निधि है। निधि ने सभी क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं और मैं नेहा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि निधि को गिफ्ट दिया जाए। वेरी गुड निधि। क्लैपिंग करो निधि के लिए। चलो निधि। वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियों को लेकर नगर के मध्य स्थित नेहरू पार्क में बने शहीद स्मारक पर भिवानी के पूर्व सैनिक एकत्रित हुए। इन सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को लेकर अपनी अन्य मांगों के साथ जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा और 20 फरवरी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की बात कही।
वहीं पूर्व सैनिकों ने बताया कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 में जवान को लेकर कप्तान तक 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि 24,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर चुकी है। उन्होंने बताया कि जवानों की नौकरी इंडियन एयरफोर्स आर्मी को मिलाकर 97% है और अधिकारियों की नौकरी 3% है। इस बजट में 70% अधिकारियों को दे दिया गया है तथा 30% जवानों को बजट दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की खामियों को लेकर वे भिवानी की सड़कों पर उतरे हैं और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही खामियों को दुरुस्त किया जाए तथा 20 फरवरी को जंतर मंतर दिल्ली में इन विसंगतियों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। नेवी में मिला के 97% है, जबकि अधिकारीगण की नफरी सिर्फ 3% है, जिसका 2400 करोड़ के बजट में से 70% अधिकारियों को अलॉट कर दिया गया है, जबकि बची हुई नफरी 97% सिर्फ 30% तक सीमित कर दिए गए हैं। जेसीओज, नायब सूबेदार, सूबेदार, ऑर्नरी लेफ्टिनेंट, ऑर्नरी कैप्टन, सूबेदार मेजर का 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है, जो 2015 से पूर्व आए सैनिकों की पेंशन से भी OROP 2 में कम दिया है। उदाहरण के तौर पे एक सूबेदार की बेसिक पेंशन OROP में 31,529 दर्शाई गई थी, जो कि OROP 2 में 29,700 दर्शाई गई है। यानी कि आने वाले OROP 3 रिवीजन में भी वो कवर नहीं कर पाएंगे। ये जवान और जेसीओ के साथ नाइंसाफ़ी है। हमें इसकी विसंगतियों को दूर करने के लिए सैनिकों में भारी रोष है। 20 तारीख को सर्व सैनिक दल, भूतपूर्व सैनिक संगठन जंतर मंतर पर भारी तादाद में प्रदर्शन कर रहे हैं। सूबेदार सुभाष एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी पूर्व संघ आज का जो प्रदर्शन है, ये हमारी अगर OROP 2 की तो आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम 20 तारीख को जंतर मंतर पर इसका प्रदर्शन करेंगे और सरकार से हम आग्रह करेंगे कि हमारी जो मांगों पर संज्ञान लेकर के हमारी विसंगतियों को दूर किया जाए। मैं ऑनरेडी कैप्टन नायब सूबेदार कमल सिंह 22 राजपूत। हम यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक इस वजह से इकट्ठे हुए हैं, इनका शांति प्रिय रोष प्रदर्शन था। जो OROP हमको दिया गया था उसमें बहुत ही ज़्यादा विसंगतियाँ थी, और OROP 2 में जो कि जवान से लेके ऑनरेडी कैप्टन तक इनको कुछ नहीं दिया गया है, और अधिकारियों का सबसे ज़्यादा इनको वेतनमान दिया गया है। जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 97% सैनिक हैं ऑनरेडी कैप्टन तक, और 3% अधिकारी हैं। उन अधिकारियों को ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है और इनको बहुत ही कम दिया जा रहा है। और ये शांति प्रिय प्रदर्शन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में, रक्षा मंत्री जी के पास में, राष्ट्रपति के पास में ज्ञापन जाएगा, और उनसे हम अनुरोध करते हैं जिस प्रकार 2013 में मोदी जी की रैली को हमने कामयाब बनाया, भूतपूर्व सैनिक की पहली रैली थी और प्रधानमंत्री मोदी जी बनाए गए, उसी प्रकार हम 24 में भी ऐसे ही हम पूरा हंगा लगा के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएंगे, ताकि हमारी विसंगतियाँ दूर कर सके। हमसे उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले भी उन्होंने दिया था, 43 साल तक कांग्रेस ने हमको रुआया, कोई आरोपी नहीं दिया गया हमको, और अभी मोदी जी के आने के बाद में हमको OROP 1 दिया गया था, उसमें कुछ विसंगतियां हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकी विसंगति दूर करके सिपाही से लेकर ऑनरेडी कैप्टन तक इनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्फत दी जाए, ताकि ये जवान अपना देश सेवा में भी, इनका परिवार भी देश सेवा में है, इनके बच्चे भी देश सेवा में है, और मोदी जी के साथ में हम कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। जवान डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन और हमारा अपना फाउंडेशन सैनिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष, आज का जो हमारी रूपरेखा थी, आज का जो हमारा कार्यक्रम था, 20 फरवरी दिल्ली चलो के नारे के साथ हम आज शहीद स्मारक नेहरू पार्क में एकत्रित हुए। वहाँ पे आपने देखा कि हमारे 80 साल 85 साल के बुजुर्ग पूर्व सैनिक भी साइकिलों से पैदल यहाँ पे चल के आए, और DC साहब को ज्ञापन दिया है कि जो OROP 2 में हमारे पूर्व सैनिकों के साथ अधिकारियों ने मिल के जो धांधलेबाजी की है उसको दूर किया जाए। हमारी मांग है कि हमारी OROP 2 जो हमें लागू है वो हमें दिया जाए। जो हमारे प्रीमेच्योर साथी, मेरे जैसे जो प्रीमेच्योर आ चुके हैं, उनको भी इस OROP 2 में शामिल किया जाए। ऐसा नहीं है कि प्रीमेच्योर वाले साथी हमारे छोड़ दिए, नहीं, ऐसा
कभी नहीं हो सकता। हम कोई प्रीमेच्योर नहीं है। हम OROP के ऊपर जो हमारे पूरे सैनिक संगठन पूरा है, जिसमें भिवानी के पूरे सैनिक संगठन एकजुट होके हम आज इकट्ठे हुए हैं भिवानी में अपनी ताकत दिखाने के लिए सरकार को कि हमारे साथ जो सैनिकों के साथ जो गलत हुआ है, इस OROP के अंदर अफसरों का वन वे का रखा है, जवान JCO इवन ऑनरी कैप्टन तक, सूबेदार मेजर तक, इनको कुछ नहीं दिया है, इनकी बेसिक भी कम कर दी है। और हमारी अगर इसको सरकार नहीं सुधारेगी तो आगे पता नहीं सैनिक क्या करने के लिए तैयार है। एक सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट कैप्टन को सरकार ने कुछ नहीं दिया, और ये मिली भगतुआ अफसरों की थी जो रिटायर्ड हैं, उन लोगों ने ये कार्रवाई करके हम लोगों को पिछली लाइन में कर दिया। और अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर सरकार ने नहीं सुनी तो आगे आपको पता है। बच्चों में शिक्षा के साथ साथ उन्हें खेलों एवं अन्य गतिविधियों में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय सराय चोपटा स्थित SSD सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नेशनल गेम्स में पदक लाने वाले एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले और मेरिट में स्थान बनाने वाले करीबन 300 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अभिजीत लाल सिंह ने शिरकत की तथा कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय संचालिका प्रतिभा सिंह की देखरेख में हुआ। इस दौरान देशभक्ति सहित हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं अभिजीत लाल सिंह ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से एक तरफा जहां विद्यार्थी विभिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों की झलक देख पाते हैं, जिससे उन्हें अनेकता में एकता के सही मायने पता लग पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनमें आत्मविश्वास की भावना भी बढ़ती है, जो कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर नींव का कार्य करता है। अभिजीत लाल सिंह ने कहा कि इसके अलावा पारितोषिक वितरण समारोह में बच्चों को मंच पर सम्मानित करने से उनका मनोबल बढ़ता है। इस मौके पर विद्यालय संचालिका प्रतिभा सिंह एवं प्राचार्य विजयलक्ष्मी ने बताया कि वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान विद्यालय के नेशनल खेलों में पदक लाने वाले, सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी करने वाले तथा मेरिट में अपना स्थान बनाने वाले करीबन 300 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। देखिए, आज SSD सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 68वां पारितोषिक वितरण समारोह का आज आयोजन स्कूल के अंदर किया गया है। और आज जो भी हमारे स्कूल के विद्यालय के अंदर जो बच्चे हैं, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर और एकेडमिक्स के अंदर जिन्होंने आगे अपनी प्रतिभा दिखाई है और जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो स्थान लेके आए हैं, उन सबको सम्मानित करने का आज विद्यालय काम करेगा। क्योंकि कोरोना काल के दौरान बीच में 1-2 साल ऐसे चले गए थे जब स्कूल का ये एनुअल फंक्शन नहीं कर पाए थे। आज ये बच्चों का आज हमने पारितोषिक वितरण समारोह जो किया है, इसमें बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी हमने स्कूल के अंदर आमंत्रित किया है। और विशेष तौर पे जो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं जिन्होंने खेल के अंदर, जूडो के अंदर, जेवलिन के अंदर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी जो स्कूल का विद्यालय का नाम ऊंचा करा है, उन सबको भी हम सम्मानित करने का काम करेंगे। कोरोना के बाद आज हमारे विद्यालय में 68वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी अभिभावकों को आमंत्रित किया गया है और हमारे बच्चे अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ से उनका मन मोह रहे हैं। आज इस वार्षिक उत्सव में सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। उन बच्चों को सम्मान दिया जा रहा है जिन्होंने मेरिट प्राप्त की है और जिन्होंने खेल के क्षेत्र में भी विद्यालय का, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल लेकर के अपने विद्यालय को ऊंचाइयां दी हैं और अब हम चाहते हैं कि हमारा विद्यालय इन्हीं बच्चों के सहारे और ऊंचाइयों। कस्बा भवानीखेड़ा के गांव सीपर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का समाचार मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव फंदे पर लटकता हुआ पाया गया। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव सीपर में एक महिला का शव अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकता हुआ मिला। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी जांच शुरू कर दी। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया तथा शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया गया तथा मृतिका की पहचान दर्शना 30 वर्षीय के रूप में हुई है। आपको बता दें कि मृतिका दर्शना वीरवार को अपनी बहन के घर से अपने घर पर आई थी तथा दोपहर बाद परिजन ने कमरे में महिला के शव को फंदे पर हुआ देखा। इस मामले में पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कल सूचना मिली थी कि एक दर्शना नाम की लेडीज है, उसकी डेथ हो गई है। तो वहाँ पे गांव सीपर में पहुंचे थे और उसके बाद में उसकी बहन की स्टेटमेंट पे FIR लॉन्च कर दी है और अब पोस्टमार्टम करवाने लग रहे हैं। हो रहा है तो ये लगाए हैं कि भाई इन्होंने ससुराल वालों ने मारपीट की है जिसके कारण इसकी डेथ हुई है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।